नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 340 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। धीरे धीरे करके देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम हम 5 से 6 हजार जो क्वेश्चन हैं जो अधीनस्थ बोर्ड ने अब तक एग्जाम कराए हैं उनका एनालिसिस इसी प्रकार से चलता रहेगा। अगर आप नए हैं चैनल से जरूर से जुड़िए। यहां से क्लास लेने के बाद में आपको और कुछ नहीं पढ़ना है राजस्थान जीके का। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर लेता हूं आज का। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो मेजा बांध बनाया गया है किस नदी पर? कोठारी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। तो आपका मेजा बांध कहां पर है? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर है। और मेजा बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले में। और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। माही नदी है। माही नदी है, इसको कहा जाता है वागड़ या कांठल की गंगा। वागड़ या फिर कांठल की गंगा। कांठल की गंगा। माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। लूनी नदी है। लूनी नदी, इसके कई नाम है तो यहां पर लिखता हूं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़। नाग पहाड़ अजमेर से। लूनी नदी को बोलते हैं आदि खारी। आदि खारी। आदि मीठी नदी। आदि मीठी नदी। इसी को बोला जाता है अंतः सलीला नदी। अंतः सलीला। और ये कहा था किसने? कालिदास ने। किसने कहा था? कालिदास ने। इसको ही कहा जाता है लवणवती नदी। लवणवती नदी। इसको ही कहा जाता है सागरमती नदी। सागरमती नदी। ये इसी के नाम है। तो ये हो गया है क्या? लूनी नदी के बारे में। और ध्यान में रखना है, लूनी नदी है, इसके किनारे तिलवाड़ा सभ्यता है। तिलवाड़ा सभ्यता। और तिलवाड़ा सभ्यता कौन से जिले में है? बालोतरा, जो नया जिला बना है उसके किनारे है। इसी नदी किनारे राव मल्लीनाथ का पशु मेला लगता है। राव मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला। ये भी कहां पर लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में। और ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। सोम नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। माही की सहायक नदी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो एक जिला और एक योजना, उत्पाद योजना, या तो आपकी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। ये सीधी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक जिला एक उत्पाद योजना का संबंध है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। अगला देखिए, अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? तो वो नहीं गुजरता है कौन सा? NH10। NH10 नहीं गुजरता है। तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 ये नहीं गुजरता है। तो राजस्थान से कौन कौन से गुजरते हैं? तो राजस्थान से देखिए कौन कौन से NH। तो एक तो हो गया है NH11, एक हो गया है NH44, और एक हो गया है NH23। ये गुजरते हैं। आपको इसी तरीके से याद करना है, सभी टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो 3 तरीके के NH गुजरते हैं ये, NH11, NH44 और NH23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है?
तो वो प्राप्त होती है दक्षिणी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। और कौन से मानसून से प्राप्त होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक हमें राजस्थान को वर्षा प्राप्त होती है। और आपकी कौन सी खाड़ी से प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर की, अरब सागर से आती है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों से हमें सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है बूंदी शहर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। बूंदी में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में बावड़ियां पाई जाती हैं। बूंदी में क्या होती हैं? सर्वाधिक बावड़ियां हैं। सर्वाधिक बावड़ियां, सर्वाधिक बावड़ी पाई जाती हैं, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इंग्लिश में भी याद करना है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? उदयपुर के बारे में। उदयपुर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को ही क्या कहा जाता है? सफेद शहर कहा जाता है। व्हाइट सिटी कहा जाता है, सफेद शहर। उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इसके अलावा उदयपुर को ही राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर, ये आपका उदयपुर को कहा जाता है। और उदयपुर किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़ क्षेत्र में आता है। उदयपुर में ही आपकी आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता ये उदयपुर में है। उदयपुर में देखिए कई तरह की झील है। पिछोला झील, पिछोला झील देखिए आपकी कहां पर है? उदयपुर में ही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको उदयपुर के बारे में। अब बात लेते हैं जयपुर के बारे में। तो जो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी, या फिर जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी कहा जाता है। गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस, ये किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। तो जयपुर के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। जयपुर में देखिए आपकी मीनाकारी कला भी यहाँ की है। मीनाकारी कला के लिए जाना जाता है। जयपुर में ब्लू पोट्री के लिए, ब्लू पोट्री जो है, ब्लू पोट्री का संबंध भी जयपुर से है। जयपुर में आपका नाहरगढ़ किला है। नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ किला, जिसको सुदर्शनगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। आई होप ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? अजमेर शहर के बारे में। तो अजमेर शहर में क्या क्या है? देखिए अजमेर में पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि अजमेर में एक तो तारागढ़ का किला है। तारागढ़ का किला, जो गढ़ बीटली, बीटली पहाड़ी पर है, इसलिए इसको गढ़ बीटली किला भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अकबर का किला है। अकबर किला। अजमेर में ही आपका सोनी जी की नसिया है। सोनी जी की नसिया, ये भी कहां पर है? अजमेर में है। सोनी जी की नसिया भी आपका अजमेर में है। यहां पर देखिए आना सागर झील है। आना सागर झील, आना सागर झील का संबंध किससे है? इसी से है। इसके अलावा यहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कहां पर है? आपका अजमेर में है। तो अजमेर के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो वो दिया जाता है किसको? प्रख्यात
प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें दी जाती है 15 लाख की राशि दी जाती है। और किसको दी जाती है? प्रशिक्षकों को दी जाती है, जो प्रशिक्षण देते हैं खिलाड़ियों को, उनको दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो वो कौन सा है? नाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो जो नाड़ी है, ये क्या होता है? तालाब का छोटा रूप होता है। तालाब का छोटा रूप। और ये कहां पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। केवल ये दो बात इसके बारे में याद करनी है। ये तालाब का छोटा रूप होता है और पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी बाड़मेर की। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर हो गया है। अब देखिए, पूछेगा कि 2001 का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वो था 921 है। और 2011 का जनसंख्या घनत्व कितना था? 928 था। तो यहां पर कितने की वृद्धि हुई थी? +7 की वृद्धि हुई थी। और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था? सर्वाधिक लिंगानुपात पूछता है। सर्वाधिक लिंगानुपात था आपका किसका? डूंगरपुर का। डूंगरपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात था। और इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात था किसका? आपका धौलपुर का था। किसका था? धौलपुर का था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी? सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर थी आपकी किसकी? कोटा जिले की। किसकी थी? कोटा जिले की थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो रावी और व्यास परियोजना का संबंध किस परियोजना से है? तो वो है सिद्धमुख बांध परियोजना से। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। तो ये किस नदी से है? रावी और व्यास। और ये किस जिले को देती है, जल उपलब्ध कराती है? तो ये कराती है चूरू व हनुमानगढ़ को। चूरू व हनुमानगढ़ जिले को, हनुमानगढ़ जिले को कराती है। ठीक है। पांचना बांध परियोजना, पांचना बांध परियोजना है, ये किस नदी पर है? गंभीर नदी पर है। गंभीर नदी। और गंभीर नदी का एक नाम होता है उटंगन नदी। उटंगन नदी। तो गंभीर नदी को बोलते हैं उटंगन नदी। पांचना, इस पर बांध है पांचना बांध। इस परियोजना पर है पांचना बांध। और पांचना बांध है कहां पर? करौली में है। कहां पर है? करौली में। ये पांचना बांध है, ये मिट्टी से निर्मित बांध है। मिट्टी से निर्मित बांध है पांचना बांध। बिसलपुर बांध परियोजना, बिसलपुर बांध परियोजना ये जो है ये कहां पर है? टोंक में है। कहां पर है बिसलपुर बांध परियोजना? टोंक में है। आई होप ये वाला अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा जो बिसलपुर बांध परियोजना है, बिसलपुर बांध परियोजना, ये किस नदी पर है? बनास नदी पर। किस नदी पर है? बनास नदी पर है। इस बिसलपुर बांध परियोजना पर बिसलपुर बांध है। बिसलपुर बांध। और बिसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में है। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1999 में इस बांध का निर्माण किया गया था। यह बात आपको ध्यान में आ गई होगी। बिसलपुर बांध परियोजना है, ये कौन से जिले को जलापूर्ति करता है? ये करता है अजमेर, टोंक, अजमेर, टोंक और जयपुर को करता है ये जलापूर्ति। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हमने बात की है इन परियोजनाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12
महीनों तक बहती है। तो वो नदी है कौन सी? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी। तो जो चंबल नदी है, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। जो चंबल नदी है, इसको क्या बोलते हैं? 12 मासी नदी। 12 मासी मतलब 12 महीने बहती है, तो इसलिए बोलते हैं 12 मासी नदी। इसी को बोलते हैं चरमवती नदी। चरमवती नदी। इसी को बोलते हैं कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है इसको। तो इसको बोला जाता है राजस्थान की कामधेनु। कामधेनी। किसी को बोलते हैं नित्यवाही नदी। नित्यवाही नदी। तो ये जो इसके नाम है, ये इनको आपको याद करना जरूरी है। चंबल नदी है, इसका जो उद्गम है, चंबल नदी का उद्गम होता है, ये होता है जनापाव की पहाड़ी से। जनापाव पहाड़ी से। और जनापाव की पहाड़ी कहां पर पड़ती है? महू में। और महू कहां पर पड़ता है? एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ से। चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। पूछा जाता है कई बार कि चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो ये करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। अब ये विलय कहां पर होती है, मतलब समाप्त कहां पर होती है? तो ये विलय होती है यमुना नदी में। यमुना नदी। और यमुना नदी कहां पर पड़ती है? मुरादगंज में। मुरादगंज। मुरादगंज। और मुरादगंज कहां पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है। यानी यमुना नदी इटावा एक स्थान है, और वो मुरादगंज में पड़ता है। और मुरादगंज पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां पर ये क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई इसकी चंबल नदी की, तो इसकी टोटल लंबाई है 1051 किलोमीटर की है। लेकिन राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात करें, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर है। कितनी है? 322 किलोमीटर है। अब सुनिए, जो चंबल नदी है, चंबल नदी राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है। राजस्थान व एमपी मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। और कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? ये पूछा जाता है। 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितनी बनाती है? 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसी चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। और ये कहां पर है? चूलिया जलप्रपात है भैंसरोडगढ़ रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। तो आपको सीधी बात ध्यान रखनी है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। मतलब ये राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूछा जाता है कि राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो वो है चूलिया जलप्रपात। ठीक है। अब जो आपकी चंबल नदी है, इस पर 4 बांध बनी हुई हैं। तो इस पर कितने बांध हैं? 4 बांध हैं। ये ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कई बार। पहला तो हो जाएगा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध ये कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा हो जाएगा कौन सा? दूसरा हो जाएगा जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर जो बांध है, ये आपका पड़ता है कोटा में। कहां पर पड़ता है? कोटा में पड़ता है। तो ये आपका है कोटा में। अगला है राणा प्रताप सागर बांध। तो अगला हो जाएगा राणा प्रताप प्रताप राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर जो बांध है, ये आपके पड़ता है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। जो रावत भाटा है वहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़। और रावत भाटा पड़ता है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अगला हो जाएगा चौथा नंबर का है कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज। और कोटा बैराज कहां पर है? कोटा में है।
तो ये चारों बांध आपको याद करना जरूरी है। ये हो गया किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाणगंगा नदी है, इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, ये बोला जाता है बाण गंगा नदी को। माही नदी है, माही नदी को बोलते हैं क्या? वागड़ की गंगा। वागड़ व काठल की गंगा, व काठल की गंगा, काठल की गंगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ मिलान हमें करना है। एक तरफ दे रखा है क्या? सूची फर्स्ट में वृक्ष, लकड़ी या घास के नाम है। दूसरी तरफ दे रखा है वृक्षों, लकड़ी या घास की उपयोगिता, यानी उनके उपयोग दे रखे हैं कि इनका उपयोग कहां पर किया जाता है। पहला है आपका सागवान वृक्ष। तो पहला है सागवान वृक्ष। सागवान वृक्ष का उपयोग किया जाता है कृषि के औजार बनाने में। तो ए में तो आ जाएगा 3। ए में 3 कहां पर है? देखिए, ए ऑप्शन में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। सालर के जो वन है, सालर वृक्ष हैं, सालर वृक्ष का उपयोग रहता है पैकेजिंग के डिब्बे बनाने में। और जो धोक वन है, धोकड़ा के वन होते हैं, इनको जला करके क्या बनाया जाता है? कोयला बनाया जाता है। और सेवण और दामन जो घास है, ये क्या है? घास है। ये पशु चारे में उपयोग की जाती है, क्योंकि घास है तो ये पशु चारे में ही क्या ली जाएंगी? उपयोग में ली जाएंगी। और ये सेवण और दामन जो घास है, दामन है, दमन नहीं है, दामन घास है, ये यहां पर गलत लिख दिया है एग्जामिनर ने। ये कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, ध्यान में कर लेना है, पश्चिमी राजस्थान में पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले थे? तो वो खोले थे आपके स्वामी केशवानंद महाराज जी ने। स्वामी केशवानंद जी ने खोले थे। करपाल सिंह है, इनका संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से। ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो करपाल सिंह का संबंध है ब्लू पोट्री से, और ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? तो वो कहा जा सकता है किसको? शिवचंद्र भरतिया को। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये देखिए, ये करा रहा हूं जो आपकी पशु परिसर की एग्जाम लगी थी, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं अभी वो चल रहे हैं। धीरे धीरे करके हम हर एक एग्जाम के क्वेश्चन ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनी और राग उत्पन्न कर सकता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? एक तारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। देखिए, जो पूंगी होती है, ये पूंगी है, ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। कालबेली जो जाति होती है उनका वाद्य यंत्र है। और पूंगी को फूक दे करके बजाया जाता है। और फूक दे करके जिन वाद्य यंत्र को बजाया जाता है उनको बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तो पूंगी आपकी सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र है। समझ में आ गया। और एक बात ध्यान में रखनी है कि जो कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जो नृत्य होता है, इसको 2010 में यूनेस्को की यूनेस्को ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आया है, कई बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये चलाया गया था किसके अंतर्गत? सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास के अंतर्गत ये चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ढूंढाड़ी बोली पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब देखिए, जो ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली,
ढूंढाड़ी बोली पर किसका प्रभाव है? छह शब्द का। तो छह शब्द का इस पर प्रभाव है, पहली बात तो ये आ गया है। ढूंढाड़ी जो बोली होती है ये कहां पर बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जयपुर में। इसके अलावा जो किशनगढ़ है, जो अजमेर में पड़ता है, किशनगढ़ वहां पर बोली जाती है। इसके अलावा जो लावा है, लावा कहां पर पड़ता है? टोंक में, वहां पर ये बोली जाती है। तो ये बात इसमें ध्यान में रखना। इसके अलावा सीकर में भी ये बोली जाती है। अब बात कर लेते हैं मेवाती जो भाषा है, मेवाती भाषा। मेवाती भाषा, मेवाती बोली, सॉरी मेवाती बोली है ये। क्या है? मेवाती बोली। मेवाती बोली है ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र में कौन आते हैं? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर आते हैं। मेवाती जो बोली होती है, मेवाती बोली में आपके जो लालदास जी हैं, लालदास और चरणदास जी की हैं, चरणदास, इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं किस में है? मेवाती बोली में है, मेवाती बोली में है। आगे देखिए, जो चरणदास की दो दो शिष्या हैं, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई, व सहजोबाई, इनके साहित्यिक जो हैं ये भी मेवाती भाषा में हैं। दयाबाई ने तो दयाबोध की रचना की थी और सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की थी। तो इनकी रचना किसमें है? मेवाती बोली में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चरणदास जी थे, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। वागड़ी जो बोली होती है ये वागड़ बोली, वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र में कौन आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये आते हैं किसमें? वागड़ क्षेत्र में। डूंगरपुर को बोलते हैं पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी, ये बोला जाता है किसको? डूंगरपुर को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात कर लेते हैं बेणेश्वर मेला के बारे में। बेणेश्वर मेला, तो ये क्या है? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। बेणेश्वर जो मेला है ये कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और ये मेला लगता कहां पर है? ये लगता है नवाटापुरा। नवाटापुरा। और नवाटापुरा कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर। तो ये नवाटापुरा डूंगरपुर में पड़ता है। और ये त्रिवेणी संगम पर पड़ता है। त्रिवेणी संगम है यहां पर, त्रिवेणी संगम। तो कौन से त्रिवेणी संगम पर है? तो त्रिवेणी संगम है सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम, इन तीन नदियों की त्रिवेणी संगम पर ये भरता है। इसके अलावा यहां पर किसकी पूजा की जाती है? तो यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह बात आपको ध्यान में रखना है बेणेश्वर मेला के बारे में। ठीक है, अब बात लेते हैं श्री महावीर जी का मेला। ये कहां पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता कहां पर? करौली में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? करौली में। अब हमारे पास है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला, मुनि मेला, ये बढ़ता है कहां पर? कोलायत झील के किनारे। कोलायत झील जो है उसके किनारे ये मेला भरता है। और कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर में। तो ये बीकानेर में बढ़ता है कोलायत झील के किनारे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये मेला भरता कब है? तो ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को।
इससे मिलता जुलता एक और मेला आता है, क्या? कपिल धारा का मेला। कपिल धारा मेला। कपिल धारा का मेला कहां पर पड़ता है? 12 में। तो ये दोनों आपको याद करना है। ये कंफ्यूज करता है कि कपिल मुनि मेला कहां पर बढ़ता है और कपिल धारा का मेला। तो कपिल मुनि का मेला तो बढ़ता है बीकानेर में, और कपिल धारा का मेला बढ़ता है आपका 12 में। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं केला देवी के बारे में। तो जो केला देवी है, केला देवी, केला देवी का मेला कहां पर बढ़ता है? करौली में। कहां पर बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। केला देवी है, ये किसका अवतार है? तो ये अवतार है महालक्ष्मी का। एक क्वेश्चन आया है कि कल केला देवी किसका अवतार है? महालक्ष्मी का अवतार है। केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया गीत। तो लांगुरिया गीत का संबंध भी किसे है? केला देवी के मेले से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के निकट भावगढ़ बंद्या गांव में कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है श्री खलकाणी माता गर्दभ मेला। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। और देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कोई मन से नहीं ला रहा हूं, मैं केवल आपको करा रहा हूं आए हुए क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है हमारे पास आंसर। अब बात कर लेते हैं शीतला माता मेला। शीतला मतलब बढ़ता है चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर में बढ़ता है। करणी माता मेला बढ़ता है देशनोक, देशनोक बीकानेर में। करणी माता के जो मंदिर होता है इसमें सफेद चूहे होते हैं, सफेद चूहे। और सफेद चूहे को बोला जाता है काबा। इसलिए करणी माता जो होती है इसको बोलते हैं चूहों की देवी। तो इसको बोला जाता है चूहों की देवी बोला जाता है। तो चूहों की देवी बोला जाता है करणी माता को। इस करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव भी रखी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कपिल मुनि मेला अभी बात की थी। कपिल मुनि मेला कहां पर पड़ता है? कोलायत झील के किनारे। कोलायत झील के किनारे। और कोलायत झील कहां पर पड़ती है? बीकानेर में। कहां पर पड़ती है? बीकानेर में। और कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। पहला है, अरावली पर्वत को आडा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि अरावली पर्वत को क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत कहा जाता है। दूसरा है, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। बढ़ती नहीं है, घटती है। ये तो क्या होती है? घटती है। अगर ये बोलता क्या कि इसकी ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, तब सही होता। लेकिन इसने उल्टा बोला है कि इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या होती है? बढ़ती है। ये तो घटती है ऐसे तो। अगला है, गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये बात क्या है? सत्य है। तो इसकी ऊंचाई ऊंचाई के बारे में देख लो कि ऊंचाई बढ़ती कब है। तो बढ़ती है कब? इसकी ऊंचाई बढ़ती है उत्तर पूर्व से। उत्तर पूर्व से किस तरफ जाने पर? दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर। दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर। और घटती कब है? तो घटती इसका उल्टा कर देंगे। दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर। उत्तर पूर्व की ओर जाने पर। तो इसमें तीसरा गलत हो गया। तो ए, बी और डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। आई होप ये वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो राजस्थान जो है ये भारत के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ये है आपका उत्तर पश्चिम में। कौन से में है? उत्तर पश्चिम में। कई बार क्वेश्चन आया है ये।
कि राजस्थान की स्थिति भारत में किस ओर है, तो यह है उत्तर पश्चिम की ओर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, तो वो याद किया जाता है किसको, अमर सिंह राठौड़ को। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था, तो इन्होंने बसाया था भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। तो आपके जो महाराजा सूरजमल हैं, महाराजा सूरजमल, इन्होंने कौन सा शहर बसाया था, भरतपुर शहर बसाया था, भरतपुर। जो महाराजा सूरजमल है इसको बोला जाता है जाटो का प्लूटो, जाटो का प्लूटो, ये बोला जाता है महाराजा सूरजमल को। या फिर इसको बोला जाता है जाटो का अफलातून, जाटो का अफलातून। महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध किए थे, कितने युद्ध किए थे, 80 युद्ध। 80 युद्धों में, सभी युद्धों में इनको क्या मिली थी, विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए इनको बोला जाता है अजय महायोद्धा बोला जाता है, अजय महायोद्धा बोला जाता है, महायोद्धा बोला जाता है इनको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्य को शामिल किया गया था, तो वो शामिल किया गया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। देखिए जो राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण, ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरण में संपन्न हुआ था। और 7 चरण में जो पहला चरण है, प्रथम चरण, प्रथम चरण है, प्रथम चरण कब बना था, इसका प्रथम चरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 18 मार्च 1948 को। और इस प्रथम चरण का क्या नाम रखा गया था, तो वो रखा गया था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ रखा गया था। इस मत्स्य संघ में कितने रियासत को शामिल किया गया था, तो रियासत थी कितनी, 4। और ठिकाना कितना था, एक ठिकाना था, कितना था, एक ठिकाना। ठीक है, 4 रियासतों कौन कौन सी हो गई हैं, तो 4 रियासत हो गई हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन 4 रियासत को शामिल किया गया था। और ठिकाना था एक निमराना, ठिकाना निमराना, वर्तमान में निमराना पड़ता है अलवर में। और राजधानी किसको बनाई गई थी इसमें, मत्स्य संघ में, तो राजधानी जो बनाई गई थी, राजधानी वो बनाई गई थी किसको, अलवर को बनाई गई थी। और उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो उद्घाटन किया गया था लोहागढ़ में, लोहागढ़ जो किला है वहां पर किया गया था। और लोहागढ़ कहां पर पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है लोहागढ़ किला। चलो, यहां पर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत, इनको बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मत्स्य संघ ये नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने ये नाम दिया था। ठीक है, तो ये होती किसके बारे में, प्रथम चरण के बारे में। ठीक है, दूसरा चरण आया था क्या, 25 मार्च 1948 को आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक हैं, तो मुक्ति के लेखक कौन है, मिठेश निर्मोही। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। सीधी बात ध्यान में रखनी है कि मुक्ति के लेखक कौन है, तो वो है मिठेश निर्मोही। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंध है और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक यानी मरणोपरांत जिनको दिया गया था, से सम्मानित किया गया था, वो कौन है,
तो वो है रामोतार गोदारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारी क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से क्लास चलती रहेगी लगभग जब तक हम कंप्लीट जो अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों का सॉल्यूशन नहीं कर लेते हैं, पेपरों का, सभी पेपरों का 2015 से लेकर के अब तक के क्वेश्चनों का। तो लगभग क्वेश्चन देखिए, जब एनालिसिस करते हैं 25 क्वेश्चनों का, तो ये लगभग हो जाते हैं 100 से 150 क्वेश्चन का बन जाते हैं, जब हम ऐसे एनालिसिस करते हैं। और मजा भी आता है ऐसे पढ़ने में, क्योंकि हमें एग्जाम में किसे लड़ना पड़ता है, क्वेश्चनों से लड़ना पड़ता है। और वहां पर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। और जो स्टूडेंट मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएगा उसका ही सिलेक्शन होता है। ऐसे नहीं कि आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, टॉपिक वाइज में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब आप मिक्स क्वेश्चन करो, आए हुए क्वेश्चन करो, तब मजा आता है। क्योंकि आए हुए क्वेश्चन ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और जब हर एक ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं तो आराम से एग्जाम क्या होता है, क्रैक होता है और वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। और मैं आपको जब एग्जाम हो जाएगी राजस्थान में, एक दो एग्जाम का एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि मेरी क्लास में देखिए ये क्वेश्चन टपक रहे हैं। तो इसी प्रकार से जुड़ना है, इसी प्रकार से तैयारी करना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो सफिशियंट है। सामने वाला जो बंदा पढ़ा रहा है वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, वो पूरी जी और जान लगा रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।